वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का छठा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राणा लाखा। राणा लाखा और इनका दूसरा नाम है लक्ष्य सिंह। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी होता है। देखिए इनका विवाह होता है मंडोर के राठौड़ मंडोर यानी कि मारवाड़ पे किनका शासन था? राठौड़ का शासक था। राठौड़ के शासन में एक राजा होते हैं राव चूड़ा। उनकी पुत्री हंसाबाई से देखिए राणा लाखा का विवाह जो होता है वो मंडोर के राठौड़ राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई से होता है। अब देखिए इस विवाह से पूर्व क्या होता है। इस विवाह से पूर्व राणा लाखा के दो पुत्र होते हैं। इस विवाह से पूर्व राणा लाखा के दो पुत्र होते हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम होता है चूड़ा सिसोदिया और इनके द्वितीय पुत्र का नाम होता है राघव देव। देखिए राणा लाखा के विवाह से पूर्व भी दो पुत्र थे, चूड़ा सिसोदिया और राघव देव। उसके बाद क्या होता है, इनका द्वितीय विवाह होता है किसके साथ? मंडोर के राठौड़ राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के साथ। ये चूड़ा सिसोदिया है और ये राव चूड़ा है। चूड़ा राठौड़ है ये और ये चूड़ा सिसोदिया है। चूड़ा सिसोदिया इनके पुत्र होते हैं। देखिए क्या होता है कि इस विवाह के लिए एक शर्त रखी जाती है। राव चूड़ा क्या करते हैं? राव चूड़ा अपने पुत्र, राव चूड़ा का पुत्र है रणमल, और रणमल क्या करता है, अपनी बहन हंसाबाई की शादी का नारियल लेके आता है। और ये नारियल लेके किसके लिए आता है? ये जो राव चूड़ा है वो अपनी पुत्री का हंसाबाई के विवाह का नारियल चूड़ा सिसोदिया के लिए बेचते हैं। और ये चूड़ा सिसोदिया के लिए लेके आता है, लेकिन रणमल क्या करता है, ये नारियल चूड़ा सिसोदिया को ना देकर वहां उस समय गद्दी पर कौन बैठे होते हैं? राणा लाखा बैठे होते हैं, इनके पिताजी। तो राणा लाखा को दे देता है। किसको दे देता है? राणा लाखा को दे देता है। अब होता क्या है कि शर्त ये होती है कि नारियल जिसको दिया जाता है विवाह उसके साथ किया जाता है। रणमल विवाह तो चूड़ा सिसोदिया के साथ करना चाहता है, किंतु नारियल गलती से राणा लाखा को दे देता है। अब जब चूड़ा सिसोदिया को विवाह के लिए बोला जाता है तो चूड़ा सिसोदिया क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं कि मैं इससे शादी, हंसाबाई से शादी नहीं कर सकता। इसका नारियल तो राणा लाखा के पास यानी मेरे पिताजी के पास है, तो अगर हंसाबाई से विवाह होगा तो राणा लाखा का ही विवाह होगा। परंतु राणा लाखा की उम्र होती है 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु में हंसाबाई का विवाह कैसे कर सकते हैं? तब यहाँ विवाह के लिए एक शर्त रखी जाती है, और विवाह के लिए जो शर्त रखी जाती है वो ये होती है कि इनसे होने वाला, हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र होगा, और वही पुत्र क्या होगा, इस राज्य का राजा होगा। अगला राजा कौन होगा? राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र। तब चूड़ा सिसोदिया क्या करते हैं, एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं आजीवन कभी भी इस मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। देखिए इस विवाह की शर्त अनुसार शर्त रख दी जाती है कि क्या होगा, मेवाड़ का शासक
हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा। अब क्या करते हैं, चूड़ा सिसोदिया प्रण ले लेते हैं, क्योंकि उस समय इन पे विश्वास नहीं होता कि कहीं ये मेवाड़ के शासक ना बन जाए। तो चूड़ा सिसोदिया क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह या उनके वंशज कभी भी मेवाड़ पर शासन नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं चूड़ा सिसोदिया। क्योंकि ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की जैसी है, अतः इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये या इनके वंशज कभी भी इस मेवाड़ पर क्या नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होता है, ये मेवाड़ के एकमात्र शासक है। जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में शादी की। एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में शादी की, वो क्या है, राणा लाखा है। अब देखिए, इनसे हंसाबाई से एक पुत्र प्राप्त होता है। हंसाबाई से पुत्र क्या नाम है, मोकल। मोकल होता है, और जिसका जन्म 1404 ईस्वी में होता है। 1404 ईस्वी में हंसाबाई से एक पुत्र प्राप्त होता है, मोकल। इसके बाद बात करें, राणा लाखा के समय में मेवाड़ की अर्थव्यवस्था वो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन राणा लाखा के शासनकाल में ही जावर उदयपुर में चांदी की खान निकलती है, और यही खान क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान। इसमें क्या क्या निकलता है, इसमें सीसा, जस्ता और चांदी निकलते हैं। देखिए, पहले मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जावर उदयपुर में, जावर एक जगह है उदयपुर में, वहां चांदी की खान निकलती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, जिससे मेवाड़ की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राणा लाखा के दरबारी की बात करें तो इनके दो मुख्य दरबारी थे, झोटिंग भट्ट व धनेश्वर। झोटिंग भट्ट व धनेश्वर इनके दरबारी थे। इसके बाद बात करें तो इनके शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में एक छितर बंजारे ने, और जिसे क्या बोलते हैं, चिड़ी मार बंजारा भी बोलते हैं। इसने क्या किया, एक पिछोली गांव है, पिछोली गांव उदयपुर में, अपनी बैल की स्मृति में
चित्र बंजारे ने, चिड़िया मार बंजारे ने पिछोली गांव उदयपुर में अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे जग मंदिर, देखिए जग मंदिर, इस झील के किनारे क्या है, जग मंदिर है। और इस जग मंदिर का निर्माण करवाया था करण सिंह ने, किंतु इसे पूरा नहीं करवा सके। फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया, जो पूरा है इसे किया जगत सिंह ने। इन्होंने तो आरंभ करवाया था और इसे पूर्ण किया किसने, जगत सिंह प्रथम ने। तो इन्हीं के नाम पर ये जग मंदिर पड़ा। इसी के अंदर 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेज नीमच से भग के आते हैं, तब 40 अंग्रेजों को महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह 40 अंग्रेज अफसरों को जग मंदिर के अंदर ठहराते हैं। इसी जग मंदिर के अंदर 1857 की क्रांति में ये 40 अंग्रेज रुकेंगे। इसके बाद बात करें इसी के किनारे, किसके किनारे, पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है और पिछोला झील के किनारे ही है जग महल। और इस जग महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद है, इसके किनारे है, एक है गलनी नटनी, गलनी नटनी, इसका चबूतरा बोल दीजिए, छतरी बोल दीजिए, समाधि स्थल है। गलनी नटनी की छतरी भी क्या कहाँ पे है, इसी पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये तीनों चीज पिछोला झील के किनारे स्थित है। गलनी नटनी की ये बात है कि ऐसी किंवदंतियां हैं कि राणा लाखा के समय ये क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह तक रस्सी पर चल के चली जाती थी। राणा लाखा ने शर्त रखी कि अगर यह इस पिछोला झील को रस्सी के सहारे पूरा पार चली जाएगी अगर, तो ये अपने पूरे राजपाट का आधा भाग गलनी नटनी के हिस्से कर देंगे। अब क्या होता है कि गलनी नटनी इस पे चलती है और चलते 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 लगभग पूर्ण ही करने वाली होती है कि राणा लाखा के सैनिक सोचते हैं कि अगर इस नटनी ने ये रस्सी पूरी पार कर दी, अगर ये पिछोला झील को पार करके चली जाएगी, तो राणा लाखा का आधा राज्य इस गलनी नटनी के नाम हो जाएगा। तो इनके सैनिक क्या करते हैं, यहां से इस रस्सी को कट कर देते हैं, जिससे गलनी नटनी पिछोला झील में गिर के मर जाती है। और उसी के लिए राणा लाखा गलनी नटनी का छतरी जो है वो पिछोला झील के किनारे बनवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1421 ईस्वी में राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद 1421 ईस्वी में क्या होता है, मोकल शासक बनते हैं। मोकल जो है वो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र है। राव चूड़ा जो है, राणा चूड़ा जो है, चूड़ा सिसोदिया, इसके वंशज जो हैं वो कहाँ के जागीरदार बनते हैं, चूड़ा सिसोदिया, और इसके वंशज सैलुम्बर के जागीरदार बनते हैं। सैलुम्बर के जागीरदार बनते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे कि मोकल जब शासक बनेंगे तब हंसाबाई चूड़ा सिसोदिया को देश निकाला दे देगी और ये सैलुम्बर में जाके बस जाएंगे और वहां पर ही अपना वहां की जागीरदारी संभालेंगे। और
चूड़ा सिसोदिया और उनके वंशज सैलुम्बर के जागीरदार बनते हैं। अब आगे आता है महाराणा मोकल। इनका शासनकाल होता है 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी। इनका राज्याभिषेक की बात करें तो राणा लाखा की मृत्यु के बाद 1421 ईस्वी में ही इनका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। इनके माता पिता की बात करें तो आपको पता है हंसाबाई, वह इनके पिता है राणा लाखा। संरक्षक की बात करें तो देखिए इनके दो संरक्षक होते हैं। प्रथम संरक्षक तो बनते हैं चूड़ा सिसोदिया, परंतु क्या होता है, हंसाबाई को चूड़ा सिसोदिया के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं होता है, अतः ये चूड़ा सिसोदिया को देश निकाला दे देती है और इसके बाद संरक्षक बनते हैं इनकी माता, मोकल की माता हंसाबाई और मोकल के मामा रणमल। ये इनके बाद में संरक्षक बनते हैं। इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह होता है परमार राजकुमारी, सौभाग्य देवी से। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर मेरा व चाचा द्वारा कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है। देखिए 1433 ईस्वी में जीलवाड़ा नामक स्थान पर मेरा व चाचा द्वारा हत्या कर दी जाती है। मेरा और चाचा कौन है? क्षेत्र सिंह जो होते हैं, राणा लाखा के पिताजी क्षेत्र सिंह। इनकी एक दासी होती है जिसका नाम है खातीन। इस खातीन से दो पुत्र प्राप्त होते हैं, मेरा व चाचा। क्षेत्र सिंह की दासी खातीन के दो पुत्र होते हैं, मेरा और चाचा, और यही मेरा व चाचा महाराणा मोकल की जीलवाड़ा नामक स्थान पर 1433 ईस्वी में हत्या कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा मोकल की बात कर रहे थे। महाराणा मोकल के दरबारी, तो इनके दो दरबारी थे जो मुख्य थे। उसमें प्रथम तो है योगेश भट्ट और दूसरा है विष्णु भट्ट। देखिए इनके दरबारियों में दो मुख्य दरबारी थे, योगेश भट्ट और विष्णु भट्ट। इनके प्रमुख शिल्पी की बात करें तो इनके प्रमुख शिल्पी में आता है मन्ना, पन्ना और फन्ना। मन्ना, पन्ना और फन्ना ये इनके प्रमुख शिल्पी थे। अब इसके बात करें निर्माण की, तो इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। देखिए आपको पता है एकलिंग जी के मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। तो एकलिंग जी के मंदिर का पुनः निर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं ये एकलिंग जी के मंदिर का। उसके बाद दूसरी बात करें तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर एक मंदिर है जिसे हम त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं।
और जिसे भोज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर है, जो कहाँ कैसे बना आपको पता है। जब शक्ति सिंह का शासनकाल होता है, तब इस मेवाड़ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राजा मुंज आक्रमण कर देते हैं और शक्ति सिंह को ये हरा देते हैं। उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राजा मुंज का अधिकार हो जाता है। कुछ समय बाद राजा मुंज का ही वंशज होता है राजा भोज, और राजा भोज का भी उस समय चित्तौड़गढ़ पर अधिकार होता है। तब राजा भोज त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाते हैं और इसीलिए इसे भोज मंदिर भी कहते हैं। महाराणा मोकल इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं। ये इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं और साथ ही साथ इस मंदिर को फिर क्या नाम दे दिया जाता है? समधीश्वर मंदिर। इसका पुनर्निर्माण करवाने के बाद इसे समधीश्वर मंदिर कहते हैं। देखिए, इन्होंने समधीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और समधीश्वर मंदिर जो है उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज मंदिर। और इसका पुनर्दान करवाते हैं, पुनर्निर्माण करवाते हैं, तब इसे किस नाम से जाने लगा? समधीश्वर मंदिर के नाम से जाने लगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या हो जाती है और उसके बाद इनके पुत्र होता है कुंभा यहाँ का शासक बनता है और इस कुंभा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस समय इनकी आयु 10 वर्ष की थी जब ये शासक बनते हैं 1433 ईस्वी में। आगे इनके बारे में विस्तृत रूप से महाराणा कुंभा के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे।